गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 2 जुलाई, तो हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर। और उसके भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी, यानी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा, और वो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही पता चलेगा। ओके। और चैनल को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी समाज में ज़रूरत है। और साथ में ही शेयर भी ज़रूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉर्निंग का थॉट क्या है हमारे पास। महावीर स्वामी जी को याद करेंगे, भगवान महावीर जी को याद करेंगे, जो जैन धर्म से रिलेट करते हैं और जैन धर्म के 24th नंबर के तीर्थंकर के रूप में हम इनको जानते हैं। साथ में इनके बहुत सारे विचारधाराएं हैं जो जैन धर्म में फॉलो होते हैं। और उनका एक कथन है जिस पर मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए लेकर आई हूँ, कि खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप सफल होइए, है ना, तो सफल होने के लिए आपको अपने मन पर और अपने मस्तिष्क पर, दोनों पर खुद कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल कोई और कर रहा है, या आप किसी की बातों से प्रभावित हो रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन से, समस्याओं से बहुत जल्दी इफेक्ट होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी खुद के आपके लिए है। इसलिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से आपको वो बात या वो सफलता नहीं मिलेगी जो आप अपने मन और मस्तिष्क पर खुद कंट्रोल करने लगेंगे, उससे मिलेगी। तो चलिए महावीर स्वामी जी को याद करते हैं और एक सफलता के लिए अपने मन को और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। वर्ल्ड यूएफओ डे के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वर्ल्ड यूएफओ डे के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को ये पता चल सके कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें मनुष्य का जो अस्तित्व है वो अकेले नहीं है। उसके बारे में उसको सही गाइडेंस देने के लिए, उसके जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारी ऐसी नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ें भी उपलब्ध हैं। तो इस उद्देश्य से हर साल वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया जाता है 2 जुलाई को। ओके, तो हमने बात कर ली वर्ल्ड यूएफओ डे के बारे में। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। और उसके पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि किस तरीके से जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बढ़ावा दिया जाए, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। और साथ ही जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पत्रकार हैं उनका क्या क्या योगदान है, उसके बारे में भी बताना इस डे का जो एक मोटिव है वो है। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं ये। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करते हुए आप सबको अच्छे से पता है कि ये एक गोला फेंक, या जिसको हम जेवलिन थ्रो कहते हैं, उसके एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक खिलाड़ी हैं। तो इनके द्वारा एक खिताब जीता गया है। वो खिताब क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2023 का लॉजेंड डायमंड लीग में, है ना, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, यानी ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी अभी लॉजेंड डायमंड लीग हुआ है 2023 का, तो उसमें भी इनको स्वर्ण पदक मिला है, या इन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, इन्होंने कितने मीटर का थ्रो करा था, तो 87.66 मीटर का थ्रो करा गया। कितने मीटर का? 87.66 मीटर का थ्रो करा गया है इनके द्वारा। ओके, बात समझ में आ गई। अब बाकी ये लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे नीरज चोपड़ा है, इसके बाद जुविलन वेवर हैं, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जैकब वॉटलर्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली नीरज चोपड़ा जी के बारे में। देखिए, यहाँ पर बात कर रही हूँ नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्होंने लॉजेंड डायमंड लीग जीत लिया है। अच्छा देखो, लॉजेंड डायमंड लीग के बारे में बात करें तो स्पेशली इसको स्टार्ट कब किया गया था? 2010 में। ठीक है, 2010 से इसको स्टार्ट किया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। और उसके बाद हर साल इसको खेला जाता है। ये जो टूर्नामेंट है इसको इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। क्लियर हो गई बात। और बाद में वांडा समूह के साथ इसका टाई अप हुआ था, और उस टाई अप के परिणाम स्वरूप इसका नाम क्या पड़ गया था? तो वांडा डायमंड लीग के नाम से ये जाने जाना लगा था। ठीक है, तो हमने बात कर ली लॉज एंड डायमंड लीग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडी। ऑडी कार के बारे में हम सबको अच्छे से पता है।
तो देखो जो ऑडी एजी है, ठीक है ना, तो उसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है, उस मैनेजमेंट बोर्ड के लिए नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं गर्नोट डॉलनर। कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी गर्नोट डॉलनर को ऑडी एजी का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके लिए नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ऑडी एजी है, ये जो कंपनी है, ये कहाँ की है? तो ये जर्मनी की कंपनी है और लग्जरी कार बनाती है, ये बात तो हम सबको अच्छे से पता होगा। अच्छा, ये अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? तो 1 सितंबर 2023 ये अपने कार्यभार संभाल लेंगे। और किसकी जगह ले रहे हैं? तो मार्कस ड्यूसमैन की जगह ले रहे हैं। ऑडी एजी के बारे में बात करें तो जर्मनी की कंपनी है, बता दिया आपको। तो जर्मनी के बवेरिया के इंगल स्टेट में आपको देखने को ये मिल जाएगी। और साथ में जो इसकी इसकी जो मूल कंपनी है, ऑडी की जो मूल कंपनी है, उसका क्या नाम है? तो वो वोक्सवैग ग्रुप से रिलेट करती है ऑडी। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और साथ में इंडिया के लिए अगर बात करें तो इंडिया में बलवीर सिंह ढिल्लो है ना, ऑडी के प्रमुख हैं। बलवीर सिंह ढिल्लो इंडिया में ऑडी के प्रमुख हैं। यानी कि भारत में इस कंपनी की जो ब्रांडिंग करी जाती है, ब्रांड के प्रतिनिधि का रिप्रेजेंट कौन करता है? तो बलवीर सिंह ढिल्लो जी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो हमने बात कर ली गरनूट डॉलनर जी के बारे में, जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं जो ऑडी एजी है उसके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज कौन है, और आयुष मंत्रालय से रिलेट कौन करते हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा द्वारका में, द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात के द्वारका और गोपनाथ में, जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जहाँ ये बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या है? प्रकाश स्तंभ आपको देखने को मिल रहा है पीछे, है ना। तो इस तरीके के जो प्रकाश स्तंभ हैं, जो लाइट हाउस है इस तरीके के, उसका उद्घाटन किया गया है। और इसके पीछे का मोटिव भी आप देख सकते हैं कि जैसा आप इस लाइट हाउस को देखोगे तो इसके आसपास का आप एरिया देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि घूमने जाना चाहिए। यानी पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव क्या है? तो मोटिव यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और साथ में ही 72 जो लाइट हाउस हैं उसका निर्माण किया जाए। 72 जो लाइट हाउस हैं, आने वाले समय में उनका निर्माण किया जाए, जिससे कि टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, इसके लिए बात किसने कही थी? सबसे पहले तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात कही जाती है, ठीक है ना। तो मन की बात जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने बोला था, जब किस एपिसोड में बोला था? 75 नंबर का एपिसोड था। तो उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे देश में जो प्रकाश स्तंभ है यानी लाइट हाउस हैं, उनके महत्व को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उनके निर्माण की व्यवस्था करी जाएगी और उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो गुजरात के द्वारका और गोपनाथ में क्या किया गया है, और वेरावल में, इन 3 जगहों पर ऐतिहासिक लाइट हाउस को का निर्माण किया गया है। ओके, यानी जो लाइट हाउस बनाए गए थे उसके आसपास का जो एरिया है उसको सुधारने के बारे में बात की गई है। कहाँ पर? गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में। और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, और आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा। ओके, देखिए गुजरात के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है, भारत का मैप आप देखोगे तो गुजरात आपको पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो समुद्री ये तट रेखा है, ये भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है गुजरात की। ओके, यानी भारत की सबसे समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात आंसर होगा। ओके, और साथ में ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का 5वां राज्य है जो क्षेत्रफल में आता है। क्लियर हो गई बात। इसका गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम हर बार पढ़ते हैं तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें जाती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सुंदरगढ़ वन प्रभाग के बारे में बात कर रहे हैं, उड़ीसा के, ठीक है। तो उड़ीसा का जो ये सुंदरगढ़ वन प्रभाग है, यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। और सर्वेक्षण के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पर एक प्राकृतिक आर्क है।
और इसका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो ये जुरासिक युग से रिलेट करता है, यानी जो जुरासिक एरा था उससे रिलेट करता है। और कितने मिलियन वर्ष पुराना है ये, तो लगभग 184 मिलियन वर्ष पुराना एक प्राकृतिक आर्क मिला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ वन विभाग है उसके द्वारा, है ना। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जो आर्क की लंबाई है वो 30 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, तो 12 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक आर्क है इसकी जो अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, तो 7 मीटर और 15 मीटर के आसपास है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबसे पुराना जो प्राकृतिक आर्क है वो कहाँ मिला है, तो उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ वन प्रभाग है उनके द्वारा ढूंढा गया है, उड़ीसा में मिला है। और साथ में इसकी ये कितने साल पुराना है, तो 184 मिलियन वर्ष पुराना है। और इसके साथ साथ ये जो मध्य जुरासिक युग था उससे रिलेट करता है। ओके, तो हमने बात कर ली प्राकृतिक आर्क के बारे में जो किसको मिला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान मिला है। अब देखो भू विरासत स्थल क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि विरासत के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, यानी वो सभी चीज़ें जो हमें पारंपरिक रूप से मिली हैं या जो अमूल्य हैं हमारे हमारे देश के लिए, है ना, वो सब विरासत कहलाएंगी, जिनकी एक सांस्कृतिक और एक सामाजिक पहचान है और जिसका हमारे देश में एक महत्व है, ठीक है। तो भू विरासत उसे कहा जाता है। ये किसी भी तरीके की हो सकती है, कुछ निर्मित भी होते हैं और कुछ प्राकृतिक भी होते हैं। प्राकृतिक भी विरासत है और कुछ ऐतिहासिक रूप से जिसका निर्माण किया जाता है वो भी भारत की एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी सुरक्षा करना और जिसको बचा कर रखना सरकार की और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में बात करें, यानी जीएसआई के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है, क्योंकि ये खोज का काम करती है। साथ में इसका गठन कब किया गया था, तो 1851 में इसका गठन किया गया था और मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो खान मिनिस्ट्री है, यानी जो माइंस मिनिस्ट्री है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इस समय जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है, जो हमारा माइन मिनिस्ट्री है यानी जो खान मिनिस्ट्री है उसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जी हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनके द्वारा सहकारिता कांग्रेस का संबोधन किया गया, किस नंबर की, तो 17वीं सहकारिता कांग्रेस का जो संबोधन है वो किया गया है 1 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो सहकारिता मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा करी गई है। अच्छा, ये जो 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है इसकी थीम क्या है, तो थीम है अमृत काल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि, है ना। इस थीम के साथ इसको मनाया गया है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जितने भी सहकारी समिति या सहकारी उद्योगों से रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी भाग लिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने भी भाग लिया है। और इस जो इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस है इसकी थीम क्या है, तो अमृत काल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। इस थीम के साथ में ये जो डे है ये मनाया गया है, या ये जो सम्मेलन है इसको संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय हुआ है 1 जुलाई को, है ना। जो विलय हुआ था वो प्रभावी हो जाएगा, यानी इस विलय के बारे में हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया था कि ये विलय होने वाला है, ये मर्जिंग होने वाली है और अब ये मर्जिंग हो चुकी है और उसके बाद इफेक्ट में आ गई है 1 जुलाई से। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो मर्जिंग हुई है ये कितने बिलियन डॉलर से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो लगभग 172 बिलियन डॉलर, 172 बिलियन डॉलर के साथ इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये ब्लूमबर्ग के आंकड़े हैं, किसके आंकड़े हैं, ब्लूमबर्ग के आंकड़े हैं। ओके, तो हमने बात कर ली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के बारे में। ओके, अच्छा देखो भारत के वो बैंक जिनकी लिस्टिंग दी गई है 10
टॉप 10 के जो बैंक है भारत के, उसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है जो विलय के बाद यानी जो मर्जिंग हुई है उसके बाद फर्स्ट नंबर पे एचडीएफसी आ गया है, सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आ गया है, फिर उसके बाद जो है भारतीय स्टेट बैंक थर्ड नंबर पे है, कोटक महिंद्रा फोर्थ नंबर पे, एक्सिस बैंक फिफ्थ नंबर पे है, इंडसइंड बैंक लिमिटेड सिक्स, बैंक ऑफ इंडिया सेवेंथ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एट्थ और पंजाब नेशनल बैंक नाइन और केनरा बैंक 10th नंबर पे है। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की सरकार है उसने लड़कियों के और महिलाओं के इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए बैंकों को ये आदेश दिया है कि वो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू कर दें। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 31 मार्च 2025 से पहले खाते खोले जाएंगे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत 31 मार्च 2025 से पहले खाते खोल दिए जाएंगे बैंकों में, और इसके लिए जो जमा राशि है उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा? तो देखो 7.5% प्रति वर्ष की जो वार्षिक ब्याज दर है उससे जो है जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई है ना? तो इस तरीके से हमारे देश की जो महिलाएं हैं और हमारे देश की जो लड़कियां हैं उनको सशक्त करने के बारे में, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है। क्लियर? तो हमने बात कर ली किसके बारे में? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बारे में। ओके, अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो इसका एक टाइम पीरियड होगा कि कब ये जो जमा राशि है उसको निकाला जा सकता है, लेकिन उसके पहले भी अगर कोई महिला चाहती है कि इस राशि को निकाल ले तो वो निकाल सकती है, और लगभग जितनी भी बचत राशि होगी, उसकी जितनी भी जमा राशि होगी उसका 40% वो निकाल सकती है एक बार में। ओके, क्लियर है इस स्कीम के तहत? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और खूब सारा मेहनत करिए, जीवन में आगे बढ़िए और पॉजिटिव एटीट्यूड तो ज़रूर रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।